हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का जो करंट अफेयर्स जनवरी 2026 का आया है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से सारे ही पॉइंट्स को कवर करवाया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक को कवर करवाया गया है, देख लीजिए आप। तो सारे ही टॉपिक पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और एक्सप्लेनेशन में उन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है और हर एक पॉइंट आपको मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर काम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण यहाँ पर जनवरी 2026 का ये मैगज़ीन है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए, हाल फिलहाल में 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है 2025 में। तो इसके संदर्भ में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं और चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। चुनाव परिणामों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। दूसरा है महिला विधायकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई और उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी कि ये जो ऊपर का तीनों ही कथन है ये आपको सही है। चलिए, एक्सप्लेनेशन ही आपका की है। एक्सप्लेनेशन में हर एक वो पॉइंट आपको दिख जाएगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में 18वीं बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है 2025 में, इसमें टोटल 243 सीट है, 243 सीट्स, और 2 चरणों में ये संपन्न करवाया गया चुनाव। पहला जो चरण था ये 6 नवंबर 2025 को हुआ, जिस पर 121 सीटों पर ये चुनाव करवाया गया। दूसरा चरण जो है 11 नवंबर 2025 को हुआ, 122 सीटों पर। उसके बाद देखिए, मतगणना जो है ये 14 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार जो है 7.43 करोड़ टोटल मतदाता थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए, और इस 7.43 करोड़ में 3.92 करोड़ पुरुष मतदाता थे और 3.50 करोड़ महिला मतदाता, यानी कि 3.92 करोड़ जो है ये पुरुष मतदाता, 3.50 करोड़ महिला मतदाता, और 1725 इसमें ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल थे। अब देखिए, एनडीए को टोटल एनडीए को 202 सीट प्राप्त हुआ और महागठबंधन को जो है 35 सीट की प्राप्ति हुई। अब एनडीए में भी जो है बीजेपी को 89 सीट मिला है, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा, और जेडीयू को 85 सीट मिला। जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो पार्टी है उसको 19 सीट प्राप्त हुआ है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है जीतन राम मांझी की पार्टी, उसको 5 सीट प्राप्त हुआ, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उसको 4 सीट प्राप्त हुआ है। अब महागठबंधन में हम लोग आ जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल जो है उसको आरजेडी को 25 सीट प्राप्त हुआ है और कांग्रेस को जो है 6 सीट इसमें प्राप्त हुआ। और ध्यान देने योग्य ये बात यह है कि एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसको भी 5 सीट मिला है, और बीएसपी जो है बसपा मायावती जी की पार्टी, उसको भी 1 सीट इसमें मिला है। देखिए, इस चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीत जो है एक रुपौली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के जेडीयू जो कैंडिडेट थे उम्मीदवार कलाधर मंडल, ये सबसे ज़्यादा मतों से यही जीते हैं। कलाधर मंडल सर्वाधिक मतों से जीत हुई है कलाधर मंडल की, और न्यूनतम मतों के अंतर से जो जीत हुई है वो है संदेश विधानसभा एक है। वहाँ के जेडीयू कैंडिडेट थे राधाचरण साहू, इनको सबसे कम मतों के अंतर से जीत की प्राप्ति हुई। ये भी जेडीयू से संबंधित थे। महिला प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से यह चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें महिला मतदाताओं की संख्या 25 थी, लेकिन इस बार जो है ये बढ़कर 29 हो गया है। तो ये महिला मतदाताओं के हिसाब से काफ़ी बेहतर रहा चुनाव परिणाम। देखिए, चुनाव परिणामों के पश्चात नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये 10वीं बार लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान पटना में आयोजित करवाया गया। उन्हें शपथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा दिलवाई गई थी। 10वीं बार जो मुख्यमंत्री बने, इसके कारण नीतीश कुमार का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज कर दिया गया है। कार्यकाल की अवधि के आधार पर वे देश के 8वें सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं, यानी कि कार्यकाल के हिसाब से देश में 8वें नंबर पर वो आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल जो है पवन कुमार चामलिंग का रहा है, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। 1994 से लेकर 2019 तक लगातार ये 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 24 वर्ष 165 दिन। और नीतीश कुमार जो है ये अभी तक इनका 19 साल के आसपास ही समय पूरा हो पाया है। तो कार्यकाल की दृष्टि से पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि थे सिक्किम के मुख्यमंत्री, तो उनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें तो कुछ और पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है कि
जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के संदर्भ में लखनऊ के चयन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि लखनऊ को साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में अभी हाल फिलहाल में लखनऊ को शामिल किया गया है, तो उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है कि लखनऊ को साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2025 में कुल 58 नए शहरों को जो है इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। तीसरा है भारत के कुल 9 शहर अब इस नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। चौथा है उपरोक्त में से सभी कथन सही है, तो इसका सही उत्तर जो है बी और सी सही है, ए गलत है, यानी कि ए जो है ये गलत है, बी सही है और सी भी सही है। अब एक्सप्लेनेशन देखिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर दिया है कि हाल ही में लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया। यह नेटवर्क शहरों की रचनात्मक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया। वर्ष 2025 में कुल 58 नए शहरों को इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। 58 नए शहरों को इसमें शामिल किया गया, जिसके बाद नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या 408 हो गई है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शहरों का जो है टोटल 8 श्रेणी में इसको विभाजित किया जाता है। 8 श्रेणी में कौन सब है? शिल्प एवं पाककला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, वास्तुकला, मीडिया कला और संगीत। देखिए लखनऊ को जो है जब इसमें शामिल कर लिया गया गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला श्रेणी में, तो अब भारत में कुल 9 ऐसा शहर है जो कि इस नेटवर्क में शामिल हो चुका है। भारत के ही जो कुछ अन्य शहर हैं जो कि लखनऊ सहित 9 शहर, उसमें जयपुर जो है इसको शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में रखा गया है, वाराणसी को संगीत की श्रेणी में, चेन्नई भी संगीत श्रेणी में है, मुंबई फिल्म श्रेणी में है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, श्रीनगर शिल्प और लोक कला, ग्वालियर संगीत की श्रेणी में है, कोझिकोड साहित्य में है और लखनऊ वर्तमान में अब गैस्ट्रोनॉमी में। तो हैदराबाद और जो लखनऊ है ये दोनों गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि इन 58 शहरों को शामिल करने का निर्णय यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन में 31 अक्टूबर 2025 को समरकंद उज्बेकिस्तान में लिया गया। चलिए ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि वंदे मातरम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए वंदे मातरम के बारे में दिया है कि इसकी रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। दूसरा है कि इसे पहली बार 1896 ईस्वी में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। 1905 में बंगभंग आंदोलन के दौरान इसका राजनीतिक उपयोग हुआ। तो इसका सही जवाब तीनों ही कथन सही हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर दिया है कि वंदे मातरम जो है इसकी रचना 7 नवंबर 1875 ईस्वी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। वर्ष 1882 ईस्वी में उनके उपन्यास आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया गया। इस गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में जो है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। और राजनीतिक नारी के रूप में इसका प्रथम प्रयोग जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो बंगभंग आंदोलन हुआ था उस दौरान किया गया था। वर्ष 2025 में वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण हो गए। इस अवसर पर जो है 150 रुपये का जो स्मारक सिक्का जारी किया गया तथा 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव मनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1950 में इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में आपको कुछ कथन पर विचार करना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि वे राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। दूसरा है कि यह उड़ान अंबाला वायुसेना स्टेशन से भरी गई। उड़ान 29 अक्टूबर 2025 को भरी गई। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। यह उड़ान 29 अक्टूबर 2025 को अंबाला वायुसेना से स्टेशन से भरी गई। इस उड़ान में राफेल विमानों को उड़ाने वाले पायलट का नाम अमित गहानी था। ये आपको याद रख लेना चाहिए, अमित गहानी ये उस राफेल विमान के पायलट थे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई, भारतीय हॉकी महासंघ। दूसरा है 2025 में भारतीय हॉकी महासंघ के 100 वर्ष पूरे हो गए। तीसरा है कि भारत ने अब तक 13 ओलंपिक पदक जीते हैं। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि जो भी स्टेटमेंट है सारा सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 नवंबर 1925 ईस्वी को की गई थी। इसी के साथ 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी ने 100 वर्ष पूरे कर लिए। वर्ष 2009 में इस महासंघ का नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया था। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास में 8 स्वर्ण जीता है, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित टोटल 13 ओलंपिक पदक जो है भारतीय हॉकी के नाम है।
तो जिसमें 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 4 कांस्य हैं। अब देखिए शताब्दी समारोह का आयोजन नई दिल्ली में स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में जो है किया गया शताब्दी समारोह का आयोजन। चलिए उसके बाद 6th क्वेश्चन है कि भारत के अब तक के सबसे वजनी संचार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जो अभी तक का सबसे वजनी संचार है, सबसे भारी संचार उपग्रह है, उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है कि उपग्रह का नाम CMS-03 है। इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। इसका भार 4410 किलोग्राम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जितना भी स्टेटमेंट है सारा ही करेक्ट है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत का अब तक का सबसे वजनी संचार उपग्रह CMS-03 है, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया, इसका भार जो है लगभग 4410 kg था। भारत के इतिहास में प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह यही था। इस उपग्रह को LVM-3 M5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, LVM-3 M5, ठीक है। और इसे जो है GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जो है स्थापित किया गया। यह उपलब्धि इसरो के भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं को दर्शाती है। चलिए 7th क्वेश्चन है कि तीसरे स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत के संदर्भ में तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इसका नाम INS इच्छक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह नौसेना में शामिल तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत है। पहले 2 पोत INS संधायक और INS निर्देशक हैं। तो इसका सही जवाब, सारा ही स्टेटमेंट इसका सही है। देखिए दिया है कि भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत जो है अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया INS इच्छक के नाम से। इसके पहले जो 2 स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत थे उसका नाम था INS संधायक और INS निर्देशक। ये पोत समुद्री मानचित्रण, नौवहन सुरक्षा और तटीय सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि QS एशिया रैंकिंग 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एशिया की शीर्ष विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, यानी कि एशिया का जो शीर्ष विश्वविद्यालय है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। दूसरा है कि भारत के 7 संस्थान शीर्ष 100 में शामिल है। तीसरा है IIT दिल्ली एशिया में 59वें स्थान पर इसका स्थान है। तो इसका सही स्टेटमेंट जो है, तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब है तीनों। देखिए दिया है कि QS एशिया रैंकिंग 2026 में एशिया के लगभग 1500 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग रैंक 1 इसका है, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चाइना का है, और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का है, ये 3rd रैंक पर है। तो कुल मिला के ये सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए यहाँ पर हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। अब देखिए भारत के 7 संस्थान शीर्ष 100 में शामिल हैं। हालांकि शीर्ष 50 में कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है। टॉप 50 में भारत का कोई भी नहीं है, लेकिन टॉप 100 में 7 संस्थान हैं। भारत में सर्वोच्च रैंक IIT दिल्ली का है। भारत का जो सबसे बेहतर रैंक 1 है वो IIT दिल्ली है। एशिया में इसका 59वां स्थान है आया। इसके बाद IISc बेंगलुरु का स्थान आया जो कि 64वें स्थान पर आया। चलिए अगला देखिए कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि यह 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। जो 2030 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है वो 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। दूसरा, इसका आयोजन भारत के अहमदाबाद में प्रस्तावित है। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन के 100 वर्ष पूरे होंगे। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ऊपर का। देखिए यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2030 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल 24वां संस्करण होगा। इसका आयोजन का प्रस्ताव भारत के अहमदाबाद शहर के लिए किया गया है, जिसमें नाइजीरिया का जो अबूजा शहर है भारत उसको पीछे छोड़ा है। तो भारत के अहमदाबाद में जो है ये होने वाला है राष्ट्रमंडल खेल 24वां संस्करण। अब वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का 100वां वर्ष होगा, क्योंकि पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है ये 1930 ईस्वी में हुआ था और कनाडा के हैमिल्टन में ये आयोजित करवाया गया था। भारत में इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करवाया गया था। तो भारत में जो लास्ट हुआ था राष्ट्रमंडल खेल वो 2010 में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में, और वो था 19वां। और अब जो भारत में किया जाएगा वो 24वां संस्करण होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे जो नवंबर 2025 में हुआ था, उस संदर्भ में आपको कुछ कथन पर विचार कीजिए। देखिए दिया है कि यह दौरा 11-12 नवंबर 2025 के बीच संपन्न हुआ। वे भूटान नरेश के 17वें, यहाँ पे मिस्टेक से 17वां है, 70वां होना चाहिए, 70वें जन्मदिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। दूसरा, पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो इसका भी सही जवाब है, तीनों ही सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा 11 से 12 नवंबर 2025 के बीच संपन्न हुआ। भूटान के जो नरेश थे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इनके 70वें जन्म दिवस पर जो है ये मुख्य अतिथि थे। इस दौरे के दौरान भारत भूटान सहयोग से निर्मित पुनात सांगछू 2 जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 1020 मेगावाट है। इससे पहले पुनात सांगछू 1 परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया था, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। अच्छा देखिए, ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत द्वारा जो है 4000 करोड़ रुपए का जो है रियायती ऋण सुविधा जो है देने की भी घोषणा की गई है इसमें। इसके अतिरिक्त भूटान के गेलीफू में विकसित किया जा रहा जो हैप्पीनेस सिटी में निवेशकों को सुगम आवाजाही के लिए असम के हथिसार में इमिग्रेशन चेक पोस्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखिए, भूटान का जो गेलीफू शहर है यहाँ पर विकसित किया जा रहा है हैप्पीनेस सिटी। तो यहाँ पर निवेशकों की सुगम आवाजाही के लिए जो है असम का जो हथिसार नाम का जगह है, स्थान है, वहाँ पर इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो है उसको स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। तो आपको असम का जो हथिसार जगह है इसको आप ज़रूर याद रख लीजिए, क्योंकि ये चर्चा में आया है। यह दौरा भारत भूटान संबंधों में ऊर्जा, निवेश और संपर्क के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंगोला एवं बोत्सवाना यात्रा जो कि नवंबर 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह कौन सा 2 देश है? अंगोला और बोत्सवाना, अफ्रीका का कंट्री है, सदर्न पार्ट में। देखिए, यह दोनों देशों की भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहली यात्रा थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है और वह अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष है। तीसरा है कि बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के लिए 8 चीता देने पर सहमति दी। तो इसका सही जवाब है, तीनों ही इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऊपर का। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से 13 नवंबर 2025 को अंगोला और बोत्सवाना 2 देशों की यात्रा की। यह दोनों अफ्रीकी देशों के लिए भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। किसी भी राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा थी इन दोनों देशों के लिए। अंगोला की राजधानी है लुआंडा और यह वर्तमान समय में अफ्रीकी संघ जो है, अफ्रीकन यूनियन, उसका अध्यक्ष देश है। और अंगोला के जो राष्ट्रपति हैं वो है जोआओ लोरेंको। तो जोआओ लोरेंको जो हैं ये अंगोला के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं ये अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य अतिथि रही। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस हाल फिलहाल में कैसे भी पूछ सकता है कि किस देश का भी हाल फिलहाल में 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है राष्ट्रपति जी का दौरा हुआ था, तो वो अंगोला देश था जो कि अफ्रीकन कंट्री का पार्ट है। देखिए, इस दौरान अंगोला ने IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने की भी घोषणा की। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है। वहाँ के राष्ट्रपति ड्यूमा गिडोन बोको ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति थे। तो ये है, बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के विस्तार हेतु भारत को 8 चीता देने पर सहमति व्यक्त की। विश्व में पाए जाने वाले लगभग 7100 चीता में से 30% जो बोत्सवाना में पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है चीतों का गढ़ बोला जाता है। तो ये फैक्ट आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि चीता जो है कहाँ से डील किया गया है, तो बोत्सवाना से, और 30% है तो इसका मतलब बहुत बड़ा ये मार्जिन है, बहुत बड़ा नंबर है। तो चीतों का गढ़ जो है बोत्सवाना को बोला जाता है। नेक्स्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। दूसरा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। राजनीतिक अपराध होने पर यानी कि राजनीतिक अपराधी होने पर जो है भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर दिया है, बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना को वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के द्वारा जो है फांसी की सज़ा अभी हाल फिलहाल में सुनाई गई है। यह सज़ा छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा जिसमें लगभग 1400 लोगों की मृत्यु हुई के आरोप के आधार पर दी गई है। निर्णय एक तरफा था क्योंकि न तो शेख हसीना स्वयं उपस्थित थी, न ही उनकी ओर से कोई वकील उपस्थित था। तो वर्तमान समय में शेख हसीना भारत में राजनीतिक शरण में है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में जो है प्रत्यर्पण संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें 2016 में संशोधन हुआ था। इस संशोधन के अनुसार यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो तो भारत जो है प्रत्यर्पण करने से इनकार कर सकता है। इसी कारण यह मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, G20 सम्मेलन 2025 के संदर्भ में जो है कुछ विचार करना है कथन पर कि अभी 20वां G20 सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में हुआ है
2025 में। इसका आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ और अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि 20वां G20 सम्मेलन जो है 22-23 नवंबर 2025 को हुआ। तो 2025 में जो भी अभी हुआ है तो 20वां G20 था। ये कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। इससे पूर्व 19वां G20 सम्मेलन जो है 2024 में ये ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। और अब 21वां जो G20 सम्मेलन 2026 में होगा वो अमेरिका के मियामी में आयोजित किया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ और जो अगला अब होने वाला है 21वां, ये 2026 में अमेरिका के मियामी शहर में किया जाएगा इसको आयोजित। इस सम्मेलन का विषय क्या था? एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता, ये इस बार के सम्मेलन का विषय था। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। बहिष्कार का कारण था क्या? दक्षिण अफ्रीका की कथित श्वेत विरोधी नीतियाँ। ठीक है। हालांकि अमेरिका के कुछ निचले स्तर के अधिकारी प्रतीकात्मक रूप से उपस्थित रहे। वर्तमान में G20 में 19 देश हैं और 2 संगठन इसमें शामिल हैं। यूरोपीय संघ EU और अफ्रीकन यूनियन जो है ये दोनों इसमें संगठन के रूप में शामिल है, बाकी 19 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन को 2023 में भारत में आयोजित 18वां जो G20 सम्मेलन था उसमें स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो भारत में जो सम्मेलन हुआ था वो 2023 में हुआ था और वो 18वां था, इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBSA यानी इब्सा सम्मेलन 2025 के संदर्भ में आपको विचार करना है कथन पर। देखिए इब्सा का गठन 2003 में हुआ था, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। छठा इब्सा सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में G20 हुआ तो उसी के साथ साथ इब्सा का भी सम्मेलन हुआ और इसके सदस्य भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसका उपयुक्त सारा कथन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है कि इब्सा यानी कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इब्सा जो है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का गठन 2003 में किया गया था। इसका पहला सम्मेलन 2006 में हुआ था। पहला सम्मेलन कब? 2006 में ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। छठा इब्सा सम्मेलन 2025 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। इससे पूर्व 5वां सम्मेलन 2011 में प्रेटोरिया में हुआ था। तो 5वां जो लास्ट हुआ था वो 2011 में हुआ था, तो काफ़ी लंबे समय के बाद ये हुआ। इब्सा के तीनों सदस्य देश 3 अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसे भारत जो है एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है और दक्षिण अफ्रीका जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन दक्षिण सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 के संदर्भ में विचार करना है। देखिए इसका आयोजन ब्राज़ील के बेलेम शहर में हुआ। COP30 जो भी हाल फिलहाल में हुआ है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो ब्राज़ील के बेलेम शहर में हुआ। दूसरा, सम्मेलन की अध्यक्षता आंद्रे कोरियो डो लागो ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव ने किया। तो इसका भी सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए दिया है कि COP30 जलवायु सम्मेलन का आयोजन 10 से 22 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ब्राज़ील के राजनयिक आंद्रे कोरियो डो लागो ने किया। आंद्रे कोरियो डो लागो ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। अमेरिका ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने G20 सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इस सम्मेलन में मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस और ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की निगरानी करना है। इसके अतिरिक्त ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी TFFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी की घोषणा की गई, जो उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु है। COP31 सम्मेलन 2026 में तुर्की में आयोजित किया जाएगा, यानी कि अगला जो अब COP30 होगा ये तुर्की में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 के कृषि उत्पादन के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल खाद्यान्न उत्पादन का 357.73 मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन हुआ, यानी कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन रहा। चावल का उत्पादन सर्वाधिक रहा। तीसरा स्टेटमेंट, गेहूं और मक्का का उत्पादन क्रमशः 117.94 मिलियन टन और 43.40 मिलियन टन रहा। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया कि कृषि मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 357.73 मिलियन टन जो है ये उत्पादन रहा। कुल खाद्यान्न उत्पादन फसलवार उत्पादन इस प्रकार रहा है।
चावल का उत्पादन जो है 150.18 मिलियन टन रहा, गेहूं का उत्पादन 117.94 मिलियन टन रहा और मक्का का उत्पादन 43.40 मिलियन टन रहा। तो ठीक है, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू किया गया है, तो इसके बारे में सही कथन है कि इसे केंद्रीय कैबिनेट ने 12 नवंबर 2025 को मंजूरी दी। यह योजना MSME निर्यातकों से संबंधित है और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी 100% गारंटी कवरेज देगी। तो इसका सही जवाब सारा ही सही है। देखिए दिया है 12 नवंबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान किया। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC के माध्यम से ऋण संस्थाओं को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से MSME निर्यातकों को सस्ता और सुलभ ऋण उपलब्ध कराना है, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट देखिए 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि IITF के संदर्भ में आपको विचार करना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत था। झारखंड फोकस राज्य था। तो सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका जो फोकस राज्य है ये झारखंड को चुना गया और पार्टनर राज्य के रूप में बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों को चुना गया। तो फोकस राज्य सिर्फ एक था झारखंड, और पार्टनर राज्य के रूप में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि रूस और भारत के बीच विमान निर्माण समझौते के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है। रूस की UAC और भारत की HAL के बीच ये समझौता हुआ। भारत में पहली बार पूर्णतः यात्री विमान का निर्माण होगा। विमान का नाम SJ-100 है। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर दिया है रूस की सरकारी एरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि UAC, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL, उसके बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत में पहली बार पूर्णतः यात्री विमान का निर्माण किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा है जब पूरी तरह से यात्री विमान का निर्माण होगा। इस विमान का नाम SJ-100 रखा गया है, जो कम दूरी की जो यात्री उड़ान है उसके लिए उपयुक्त होगा। यह समझौता मेक इन इंडिया, नागरिक उड्डयन और रणनीतिक और औद्योगिक सहयोग के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन 20 पे है कि अक्टूबर 2025 की महंगाई दर के संदर्भ में आपको विचार करना है। CPI आधारित मुद्रास्फीति दर 0.25% रहा। WPI आधारित मुद्रास्फीति दर जो है -1.21% रहा और CPI मुद्रास्फीति पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर रही है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसके अनुसार अक्टूबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI आधारित मुद्रास्फीति जो है ये 0.25% रहा है, जो कि पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर रहा है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI आधारित जो मुद्रास्फीति है वो -1.21% दर्ज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। GDP और राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए नए आधार वर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए नया आधार वर्ष 2022-23 घोषित किया गया है। इससे पूर्व आधार वर्ष 2011-12 था। यह निर्णय विश्वनाथ गोलडार समिति की सिफारिश पर किया गया। तो इसका भी जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए हाल फिलहाल में जो है भारत में GDP और राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए नया आधार वर्ष घोषित किया गया है, जो है अब 2022-23। ये VVI श्रेणी का क्वेश्चन है। इससे पहले आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था। यह निर्णय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता वाली 26 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर लिया गया। तो ये नाम याद रखना होगा आपको, विश्वनाथ गोल्डर समिति। यह 8वीं बार है जब भारत में GDP के लिए आधार वर्ष बदला गया है। ठीक है, पहली बार यह परिवर्तन 1967 ईस्वी में किया गया था, जब आधार वर्ष 1948-49 से बदलकर 1960-61 कर दिया गया था 1967 में। अगले क्वेश्चन पर आइए 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में स्टेटमेंट देखिए। इसके अध्यक्ष अरविंद पनकड़िया हैं। इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। यह सिफारिशें 5 वर्षों के लिए होगी। तो इसका भी जो है सारा स्टेटमेंट सही है। देखिए दिया है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। इसके अन्य पूर्णकालिक सदस्यों में एनी जॉर्ज मैथ्यू,
मनोज पांडे, सौमिकांत घोष और अजय नारायण झा शामिल हैं, जबकि टीटी रविशंकर अंशकालिक सदस्य हैं। इसके सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। ठीक है, इस आयोग ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। ये सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षों के लिए लागू होंगी। नेक्स्ट है 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में आपको विचार करना है कि इसके अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई हैं। जो 8वें वेतन आयोग है इसके अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई हैं। इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। पुलक घोष अंशकालिक सदस्य हैं। देखिए, तो इसका जो है सारा स्टेटमेंट इसका भी सही है। 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रंजना प्रसाद देसाई को नियुक्त किया गया है। पुलक घोष इसके अंशकालिक सदस्य हैं और पंकज जैन इसके सचिव हैं। इस आयोग के गठन की सिफारिश जनवरी 2025 में की गई थी, जबकि सदस्यों की नियुक्ति 28 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। और इसके पूर्व जो 7वां वेतन आयोग था उसके अध्यक्ष AK माथुर थे। तो ये है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कि हाल की प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में आपको विचार करना है। संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बने। विश्वजीत सहाय नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। तो इसका जो है सारा स्टेटमेंट सही है। देखिए, हाल ही में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें संजय गर्ग जो है भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का नया महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। विश्वजीत सहाय नया रक्षा लेखा महानियंत्रक इनको बनाया गया CGDA। और देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी हाल फिलहाल में जस्टिस सूर्यकांत। तो ये 53 ये तो VVS श्रेणी का आपको नंबर है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 25 यूनेस्को के नए महानिदेशक के संदर्भ में आपको विचार करना है कि खालिद एल एनानी मिस्र के नागरिक हैं। वे यूनेस्को के 12वें महानिदेशक बने। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले अरब व्यक्ति हैं। तो सारा स्टेटमेंट सही है। देखिए, दिया है कि खालिद एल एनानी यूनेस्को का नया महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। वे मिस्र के नागरिक हैं और यूनेस्को के 12वें महानिदेशक बने। विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे इस पद को संभालने वाले पहले अरब देश के व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 IIDEA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इसके संदर्भ में आपको चुनना है कि इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। IIDEA की स्थापना 1995 में हुई थी। दूसरा, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। तीसरा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसके अध्यक्ष बने। तो इसका जो स्टेटमेंट है सारा ही सही है। देखिए यहाँ पर दिया है IIDEA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में इसके 35 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके 35 सदस्य हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अगले 1 वर्ष के लिए IIDEA का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, यह चुनाव 3 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित सम्मेलन के दौरान हुआ। यह नियुक्ति भारत की लोकतांत्रिक छवि को वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार डेविड सजेले को दिया गया। वे हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। उन्हें फ्लैश नाम के उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए, बुकर पुरस्कार 2025 हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए प्रदान किया गया। भारत से किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी भी इस पुरस्कार के लिए नामित थी, लेकिन अंतिम चरण में इसका चयन नहीं हो सका। तो किरण देसाई की जो पुस्तक है ये चूँकि नामित किया गया था, तो ये आपके लिए VVS श्रेणी में ही है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला। दूसरे स्थान पर गुजरात है। तीसरा स्थान हरियाणा को मिला। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि छठा जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम स्थान है, गुजरात द्वितीय स्थान पर है और हरियाणा तृतीय स्थान पर आया। यह पुरस्कार जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन को दर्शाता है। उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तरी जोन कई जोन में बांटा गया, तो उत्तरी जोन में जो है सर्वश्रेष्ठ जिला मिर्ज़ापुर है। और जो पूर्वी जोन है पूर्वी जोन में राजनंदगांव छत्तीसगढ़ का है, उसको पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया।
और पूर्वोत्तर जोन में, नॉर्थ ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला जो है सिपाही जला त्रिपुरा का है, सिपाही जला त्रिपुरा। और देखिए सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय में प्रथम स्थान पर जो है नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, और द्वितीय स्थान पर भावनगर गुजरात है। यानी कि स्थानीय निकाय में जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में और भावनगर गुजरात का स्थान है। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह पुरस्कार 2024 के लिए प्रदान किया गया है। इसे चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो देखिए यहाँ पर दिया है, इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार लोकतंत्र, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वर्ष 2025 की प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिता के संदर्भ में सही कथन चुनना है। मिस अर्थ 2025 ये दिया गया है नताली पुस्किनोवा को, जो कि चेक गणराज्य की है। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोस मैक्सिको की। और मिस इंटरनेशनल 2025 कैटालिना ड्यूक जो कि कोलंबिया की है। तो इसका भी सही जवाब डी हो जाएगा, सारा ही सही है। देखिए दिया है कि मिस अर्थ 2025 का खिताब चेक गणराज्य की नताली पुस्किनोवा को दिया गया है। मिस अर्थ 2025 नताली पुस्किनोवा चेक गणराज्य। मिस यूनिवर्स 2025 जो है ये मैक्सिको की फातिमा बोस को मिला है। मैक्सिको की फातिमा बोस मिस यूनिवर्स 2025। और मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब जो है कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक को दिया गया है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिए। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के संदर्भ में आपको विचार करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जो है इस दिन जन्मदिन है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। बाल दिवस सबको पता है 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाते हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा जयंती ये दोनों जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा जयंती। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे ये 20 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस ये 21 नवंबर। विश्व टेलीविज़न दिवस ये भी 21 नवंबर। तो मत्स्य दिवस और टेलीविज़न दिवस दोनों 21 नवंबर। और संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस भी 26 नवंबर को ही। अब देखिए क्वेश्चन 32 पर आइए। हाल की प्रमुख पुस्तकों के संदर्भ में आपको चुनना है। देखिए फ्लैश डेविड सजेले, द विडो जॉन ग्रिशम, द मैजिक ऑफ लॉस्ट एयरिंग्स ये सुधा मूर्ति। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर दिया है हाल फिलहाल में कुछ पुस्तक जो विमोचित किया गया है। तो फ्लैश जो है इस नाम की पुस्तक डेविड सजेले के द्वारा लिखा गया और ये पुस्तक जो है बुकर पुरस्कार जीता है। तो डेविड सजेले को बुकर पुरस्कार मिला फ्लैश नाम की पुस्तक के लिए। द विडो नाम का जो पुस्तक है ये जॉन ग्रिशम के द्वारा लिखा गया। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई। द मैजिक ऑफ लॉस्ट एयरिंग्स तो ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट श्रेणी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक क्षय रोग टीबी रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की गई है। दूसरा है कि वर्ष 2024 में विश्व में 10.7 मिलियन टीबी रोगी थे। वैश्विक मामलों में भारत का हिस्सा लगभग 25% रहा है। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए दिया है कि वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा भी हाल फिलहाल में जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व भर में 10.7 मिलियन लोग टीबी से ग्रसित हैं। पूरे विश्व में 10.7 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ 70 लाख के रेंज में जो है टीबी से लोग प्रभावित हैं। चलिए, देशवार हिस्सेदारी में भारत का योगदान लगभग 25% है। भारत जो है 25% योगदान रखता है टीबी की बीमारी में, जबकि इंडोनेशिया जो है ये भी 10% के आसपास इसका स्थान है और दूसरा स्थान पर इंडोनेशिया है। भारत में 2024 के दौरान 27.1 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए। टीबी का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का जीवाणु है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद रखिए, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस हम लोग मनाते हैं। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। और टीबी उन्मूलन का जो वैश्विक लक्ष्य है 2030 को निर्धारित किया गया है कि 2030 तक टीबी को खत्म कर दिया जाएगा। ये वैश्विक लक्ष्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, युवा AI फॉर ऑल ये जो पहल है ये
इसके संबंध में है कि यह इंडिया एआई मिशन का एक घटक है। दूसरा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने प्रारंभ किया। इसका लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों को एआई कौशल से सशक्त करना है। तो इसका सही स्टेटमेंट तीनों ही है। देखिए दिया है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कि युवा एआई फॉर ऑल पहल, ये पहल का नाम है युवा एआई फॉर ऑल। ये पहल इंडिया एआई मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया। यह निःशुल्क पाठ्यक्रम पर आधारित पहल है जिसका उद्देश्य 1 करोड़ नागरिकों को एआई स्किल्स से सशक्त बनाना और एआई जागरूकता को बढ़ाना है। इसमें एआई की अवधारणा, कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोग शामिल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विकसित भारत के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। इसे आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। दूसरा है, यह नाइट्रोजन रिक्त केंद्र यानी कि एनवी सेंटर्स तकनीक पर आधारित है। यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विकसित हुआ। तो सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए दिया है यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। यह नाइट्रोजन रिक्त केंद्र यानी कि एनवी सेंटर्स तकनीक पर आधारित है। उच्च संवेदनशील मापन एवं जैव चिकित्सकीय सामग्री विज्ञान अनुप्रयोगों में उपयोगी है। नेक्स्ट देखिए, सिकल सेल बीमारी के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी के संदर्भ में जो है कथन कौन सा सही है। देखिए इसका नाम बिरसा 101 रखा गया है। इसे CSIR IGIB द्वारा विकसित किया गया है। यह सिकल सेल बीमारी का उपचार जो है इसको उसके लिए उपचार हेतु है। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि सिकल सेल बीमारी के उपचार हेतु भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी विकसित की गई है जिसका नाम बिरसा 101 है। इसे CSIR और IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने विकसित किया है। यह उपलब्धि जीन थेरेपी और स्वदेशी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। देखिए पोलियो से संबंधित हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दिया कि जर्मनी के हैम्बर्ग में 2010 के बाद पहली बार वाइल्ड पोलियो वायरस मिला। दूसरा है, भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वाइल्ड पोलियो जो है उससे ग्रसित है या वहाँ पाया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए दिया है कि 2010 के बाद पहली बार जर्मनी के हैम्बर्ग में वाइल्ड पोलियो वायरस की उपस्थिति दर्ज की गई। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। देखिए वर्तमान में वाइल्ड पोलियो मुक्त जो बीमारी है मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, COP30 के दौरान प्रस्तुत बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान के बारे में आपको स्टेटमेंट है कि इसे ब्राज़ील ने प्रस्तुत किया। यह स्वास्थ्य केंद्रित पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल फ्रेमवर्क है। इसे COP30 के दौरान लॉन्च किया गया। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट सही होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है कि COP30 सम्मेलन जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है तो बेलेम ब्राज़ील के दौरान COP30 जो बेलेम नाम का शहर था ब्राज़ील में वहाँ पर हुआ। तो उस दौरान बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया। यह स्वास्थ्य पर केंद्रित पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल फ्रेमवर्क है जो जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखिए, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के संदर्भ में विचार करना है। जलवायु जोखिम सूचकांक दिया है कि इसे जर्मन वॉच संस्था के द्वारा जो है जारी किया गया। शीर्ष प्रभावित देशों में डोमिनिका पहले स्थान पर है, भारत 9वें स्थान पर है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब है डी ही है, ABC सारा स्टेटमेंट सही है। देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 अभी हाल फिलहाल में प्रस्तुत किया गया। तो जर्मन वॉच संस्था के द्वारा ये जारी किया गया। शीर्ष प्रभावित देश क्रमशः डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास है। भारत जो है इस सूचकांक में 9वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 1995 से 2024 के बीच चरम मौसमी घटनाओं से वैश्विक स्तर पर 8.32 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट, तो कुल मिला के यहाँ पर जो है जो जलवायु जोखिम सूचकांक है इस संदर्भ में जर्मन वॉच संस्था जारी किया और डोमिनिका जो है ये पहले स्थान पर आता है, भारत का स्थान 9वां है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 अभी हाल फिलहाल में प्रस्तुत किया गया। तो इसे UNEP और CCAC के द्वारा जारी किया गया। 2030 तक मीथेन उत्सर्जन 30% कटौती का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य की दिशा में प्रगति धीमी बताई गई है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए दिया है कि वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 UNEP
और CCAC यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट में 2030 तक मीथेन उत्सर्जन 30% की कटौती के लक्ष्य की पुष्टि की गई और यह भी बताया गया कि प्रगति जो है ना अपेक्षाकृत काफ़ी धीमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वृद्धि के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। वृद्धि के मामले में भारत प्रथम स्थान पर आता है, वृद्धि के मामले में चीन दूसरे स्थान पर रहा और कुल उत्सर्जन में चीन और अमेरिका अग्रणी है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि UN एमिशंस गैप रिपोर्ट, UN एमिशंस गैप रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में उत्सर्जन वृद्धि जो है भारत उसमें प्रथम स्थान पर है और चीन द्वितीय स्थान पर है। हालांकि कुल वैश्विक उत्सर्जन में चीन पहले स्थान पर और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। प्रतिशत वृद्धि के संदर्भ में इंडोनेशिया भारत से आगे रहा है। नेक्स्ट देखिए भारत का जो रामसर स्थलों के संदर्भ में कुछ कथन है कि गोगाबिल झील भारत का 94वां रामसर स्थल है। यह जो है बिहार के कटिहार में स्थित प्राकृतिक ऑक्सबो लेक है। बिहार में अब कुल 6 रामसर स्थल हैं। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि गोगाबिल झील जो है ना ये भारत का 94वां रामसर साइट है, रामसर स्थल है। यह बिहार के कटिहार जिले में है, यानी कि गोगाबिल जो झील है ये बिहार के कटिहार जिले में है स्थित प्राकृतिक ऑक्सबो झील है और गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित है। इसके साथ ही बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 6 हो गई है टोटल। अब ये 6 कौन सब है देखिए, कांवड़ झील बेगूसराय में है, नागी जमुई में, नकटी भी जमुई में, गोकुल बक्सर में है, उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है और गोगाबिल अब जो है कटिहार में है। तो इस तरह से ये टोटल जो 6 है 1 2 3 4 5 और 6 स्थल अब बिहार में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु जो है उसमें 20 सबसे ज़्यादा जो है रामसर स्थलों वाला राज्य है। इसके बाद 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है और बिहार में टोटल 6 है। अब देखिए वर्तमान में कुल राष्ट्रीय संख्या टोटल 96 हो चुकी है, यानी कि अब जो है रामसर साइट की टोटल संख्या 96 है। इससे पहले 95वां जो था वो कोपड़ा छत्तीसगढ़ था और अभी हाल फिलहाल में 96वां को ऐड किया गया सिलीसेरा झील जो कि राजस्थान में है। तो जो टोटल 2 और भी ऐड कर दिया गया है। जब इस मैगजीन छपा प्रिंट किया तो उसके बाद 2 और ऐड हुआ, जिसमें 95वां जो था 95th ये कोपड़ा छत्तीसगढ़ और 96th जो है सिलीसेरा झील राजस्थान को ऐड किया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के संदर्भ में आपको सही कथन को चुनना है। किस संदर्भ में? वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025। इसे FAO ने जारी किया। वैश्विक वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर है। कुल भूभाग का लगभग 32% वन क्षेत्र है। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 ये FAO के द्वारा जारी किया गया। वैश्विक वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर है जो कुल भूभाग का लगभग 32% है। वन क्षेत्र के कुल विस्तार में भारत 9वें स्थान पर है, यानी कि वन क्षेत्र का जो कुल विस्तार है उस मामले में भारत 9वें स्थान पर आता है। जबकि वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत जो है ना 3रे स्थान पर है। वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में 3रे स्थान पर है। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है कि हालिया पर्यावरणीय विधि तथ्यों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यानी कि पर्यावरणीय विविध तथ्यों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। देखिए दिया है कि लाइकोडोन इरविनी सांप की प्रजाति ग्रेट निकोबार में खोजी गई। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि टाइफून का नाम है कालमेगी, ये दक्षिणी चीन सागर में 13वां टाइफून है। अगला है रिसस मकाक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में पुनः शामिल किया गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। देखिए दिया है लाइकोडोन इरविनी, ये सांप की एक प्रजाति है। सांप का एक प्रजाति का नाम है लाइकोडोन इरविनी। तो ये सांप की प्रजाति कहाँ खोजा गया? ग्रेट निकोबार द्वीप पर खोजा गया, जो सबसे लास्ट है। निकोबार में ऊपर में अंडमान है, नीचे निकोबार है, सबसे लास्ट जो है ये ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही जो है लाइकोडोन इरविनी सांप को खोजा गया। टाइफून का नाम है कालमेगी। ये कालमेगी टाइफून दक्षिणी चीन सागर में जो है ये बनने वाला 13वां टाइफून है, जिसका प्रभाव फिलीपींस और वियतनाम में देखा गया। और रिसस मकाक
एक जीव है। वन जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 2 में इसको पुनः शामिल किया गया। IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति लीस्ट कंसर्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस पर खतरा नहीं है, इसलिए इसको अनुसूची 2 में शामिल किया गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 45, 13वें ICC महिला विश्व कप 2025 के संदर्भ में जो है आपको विचार करना है। अभी हाल फिलहाल में ICC महिला विश्व कप हुआ है और वो 13वां था। तो इस पर देखिए, इसका आयोजन भारत में किया गया। दूसरा है पहली बार विजेता भारत बना। तीसरा है कि उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए दिया है कि अभी हाल फिलहाल में 13वां ICC महिला विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार इस टूर्नामेंट में खिताब जीता है। उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका रही। फाइनल मैच का आयोजन जो है DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था फाइनल मैच। प्लेयर ऑफ द फाइनल जो है शेफाली वर्मा को दिया गया। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये दीप्ति शर्मा को मिला। तो शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा। भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। और कोच कौन थे? अमूल मजूमदार। बहुत ये भी नाम आपको हल्के में नहीं लेना है। अमूल मजूमदार ये चर्चा में अभी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, फिरे विश्व कप 2025 के संदर्भ में आपको कथन दिया हुआ है। इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया। विजेता उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव बने। ये फिरे विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिरे यानी शतरंज। तो देखिए फिरे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में किया गया। ये जो शतरंज विश्व कप था इसका गोवा में आयोजन हुआ। विजेता कौन थे? उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव इसके विजेता बने, जिन्होंने चीन के वेई यी को पराजित किया। फिरे विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी यही बने, सबसे युवा खिलाड़ी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन ओपन 2025 जिसमें फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के संदर्भ में आपको सही कथन है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल विजेता एंडर्स एंटोन सेन रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन रहे। दोनों प्रतियोगिताओं में महिला एकल विजेता आन से यंग रही। तो इसका जो है सही स्टेटमेंट सारा ही सही होना चाहिए। तो लीजिए सारा सही है। देखिए अभी हाल फिलहाल में फ्रेंच ओपन 2025 बैडमिंटन प्रतियोगिता हुआ है, फ्रेंच ओपन, जिसमें पुरुष एकल के विजेता एंडर्स एंटोन सेन रहे जो कि डेनमार्क के थे। महिला एकल की जो विजेता रही आन से यंग, ये दक्षिण कोरिया की रही। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ 2025 बैडमिंटन से जुड़ा, इसमें भी पुरुष एकल के विजेता लक्ष्य सेन रहे। तो ये जो है आपको पूछ सकता है कि लक्ष्य सेन जो है किस खेल में भी हाल फिलहाल में विजेता बने? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में, इसको याद रखिए। और महिला एकल की विजेता सेम आन से यंग रही दक्षिण कोरिया की। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के संदर्भ में आपको चुनना है। यह दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप था। दूसरा है कि इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ। भारत जो है विजेता और ताइवान उप विजेता रहा। तो इसका स्टेटमेंट सारा ही सही है। देखिए दिया है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बांग्लादेश में हुआ। यह दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप था। भारत इसमें विजेता बना, ताइवान उप विजेता रहा। पहला महिला कबड्डी विश्व कप जो है 2012 में पटना में आयोजित हुआ था। जो फर्स्ट महिला कबड्डी विश्व कप था पटना में हुआ था 2012 में, और वह भी भारत ने ही जीता था, भारत के द्वारा ही जीता गया था। नेक्स्ट देखिए, दृष्टिबाधित महिलाओं के पहले T20 विश्व कप के संदर्भ में कथन चुनिए। तो भारत ने नेपाल को फाइनल में हराया। दूसरा है कि इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ। तीसरा, यह दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए दिया है कि दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप श्रीलंका में भी हाल फिलहाल में आयोजित किया गया। फाइनल में भारत ने नेपाल को हराकर खिताब जीता। यह उपलब्धि समावेशी खेलों के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। रोहन बोपन्ना के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना है। उन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। उनका अंतिम टूर्नामेंट पेरिस मास्टर्स था और उन्होंने 2019 में अर्जुन पुरस्कार और उनको जो है 2019 में अर्जुन पुरस्कार और 2024 में पद्मश्री मिला था। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना अंतिम टूर्नामेंट पेरिस मास्टर्स में खेला। उन्होंने भारत के लिए 26 युगल खिताब जीते और 2019 में अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया और 2024 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के हालिया सैन्य अभ्यास के संदर्भ में आपको कथन चुनना है। देखिए त्रिशूल और पूर्वी प्रचंड प्रहार तीनों
तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है और गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस वायुसेनाओं के बीच होता है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए स्टेटमेंट देखिए, त्रिशूल तथा पूर्वी प्रचंड प्रहार ये भारतीय थल जल और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। त्रिशूल हो या पूर्वी प्रचंड प्रहार। पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में भी हाल फिलहाल में किया गया। मित्र शक्ति जो है इसका 11वां संस्करण भी भारत और श्रीलंका के बीच जो है बेलगावी कर्नाटक में हुआ। तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ किया जाता है, कर्नाटक में हुआ। विनवैक्स ये जो है भारत और वियतनाम के बीच हुआ, कहाँ पर, वियतनाम में ही। और जो गरुड़ नाम का युद्धाभ्यास है ये इसका 8वां संस्करण था गरुड़, और ये भारत और फ्रांस के बीच करवाया जाता है, वायुसेनाओं के बीच। तो ये फ्रांस का जो मोंट डी मार्सन एयरबेस है वहाँ पर ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 52, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के संदर्भ में आपको कथन चुनना है। इसका आयोजन 8 से 9 नवंबर 2025 को हुआ। आयोजन स्थल यशोभूमि नई दिल्ली थी। थीम क्या था, सतत शहरी विकास और शासन। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए दिया है कि राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है 8-9 नवंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम था सतत शहरी विकास और शासन। इस दौरान डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य 2026 तक शहरी भूमि की पुनर्प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 53, भारत के रामसर स्थलों से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बिहार में 6 रामसर स्थल है। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए भारत में तमिलनाडु जो है जिसमें 20 रामसर स्थल है, तो ये सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में 10 है और बिहार में टोटल 6 है। गोगाबिल झील कटिहार में है, तो बिहार का ये 6ठा और भारत का 94वां रामसर स्थल हाल फिलहाल में घोषित किया गया, लेकिन अब जाके ये टोटल 96 हो चुका है। देखिए भारत की वृक्ष महिला के संदर्भ में कथन चुनिए। भारत की वृक्ष महिला, तो दिया है कि उनका नाम सालू मर्दा थिमक्का था, वे कर्नाटक से थी। उनका निधन 14 नवंबर 2025 को हुआ। तो सारा ही स्टेटमेंट इसका जो है सही है। देखिए दिया है सालू मर्दा थिमक्का, जिन्हें भारत की वृक्ष महिला के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक की प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी। इनका हाल फिलहाल में भी निधन हुआ 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में आजीवन योगदान दिया। नेक्स्ट देखिए, तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध के संदर्भ में विचार कीजिए कि यह नीति जो है मालदीव के द्वारा लाया गया, तंबाकू पर जो है पीढ़ीगत प्रतिबंध। दूसरा है कि विश्व में पहली बार इसको लागू किया गया। यह नीति निर्धारित तिथि के बाद जन्मे व्यक्तियों पर लागू होती है। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए क्या है यहाँ पर, मालदीव जो है तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह इस नीति के तहत एक निश्चित तिथि के बाद जन्मे व्यक्ति किसी भी आयु में तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकते हैं। इसे लाइफ टाइम टोबैको बैन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि INS माहे किस प्रकार का पोत है। तो इसका सही जवाब है गश्ती पोत है। अभी हाल फिलहाल में INS माहे को शामिल किया गया। तो देखिए यहाँ पर दिया कि INS माहे को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह एक स्वदेश निर्मित युद्ध पोत है। INS माहे का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। यह पोत समुद्री सुरक्षा और निगरानी अभियानों के लिए उपयोग किया जाएगा। INS माहे का नाम जो है लक्षद्वीप समूह के माहे द्वीप पर आधारित है। तो कुल मिलाकर जो है INS माहे क्या है, गश्ती पोत है। नेक्स्ट देखिए, 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन अभी हाल फिलहाल में किया गया है। तो कहाँ किया गया है, लखनऊ में। देखिए दिया है कि 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन लखनऊ में किया गया। यह मेला दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रचार हेतु आयोजित किया गया। देश भर के दिव्यांग कारीगरों ने इसमें भाग लिया और इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट देखिए, दुबई एयर शो 2025 का मुख्य विषय अभी हाल फिलहाल में क्या था। तो इसका सही जवाब है द फ्यूचर इज़ हियर। ये इसका सही जवाब है। डायरेक्ट देखिए सही जवाब, यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो दुबई एयर शो हुआ है उसमें मुख्य विषय या उसका थीम क्या था, तो द फ्यूचर इज़ हियर। देखिए दिया है कि दुबई एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। दुबई एयर शो 2025 का थीम था द फ्यूचर इज़ हियर। यह आयोजन सैन्य और नागरिक विमान प्रदर्शनी से संबंधित है। भारतीय वायुसेना का तेजस विमान इसमें प्रदर्शन के लिए गया था और दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विंग कमांडर जो शहीद हुए उनका नाम था नमांस स्याल,
जो 34 वर्ष के थे और हिमाचल प्रदेश से वो संबंधित थे। तो विंग कमांडर नमांश स्याल जो है इसमें शहीद हो गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन अभी कहाँ किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा गोवा। देखिए यहाँ पर दिया है कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अभी गोवा में किया गया। इसका जो फोकस कंट्री था वो जापान था, लेकिन पार्टनर कंट्री स्पेन था। फोकस कंट्री जापान और पार्टनर कंट्री स्पेन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म था स्किन ऑफ यूथ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाखर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबिमर रियोस और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी वो जारास सोफिया ओस्टान रही। तो कुल मिला के अभी हाल फिलहाल में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ है, फोकस कंट्री जापान, पार्टनर कंट्री स्पेन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाखर, अभिनेता उबिमर रियोस और अभिनेत्री जारास सोफिया ओस्टान रही। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय फिल्म उद्योग में 50 वर्ष पूरे होने पर किसे विशेष सम्मान दिया गया, तो ये रजनीकांत भारतीय फिल्म उद्योग में जो है 50 ईयर्स कंप्लीट किए, तो इस वजह से इनको सम्मानित किया गया। देखिए भारतीय फिल्म उद्योग में 50 वर्ष पूरे होने पर रजनीकांत को विशेष सम्मान दिया गया। रजनीकांत भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। यह सम्मान उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए उनको दिया गया। नेक्स्ट है युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान अभी हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया, तो छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए युवा रत्न सम्मान योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रोत्साहित करना है। यह योजना राज्य स्तर पर युवाओं के योगदान को मान्यता देती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, ACITI त्रिपक्षीय साझेदारी किन दो देशों के बीच हुआ, तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। देखिए दिया है ACITI एक त्रिपक्षीय साझेदारी है। इसमें भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ACITI का फुल फॉर्म क्या है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो ACITI ये इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग को बढ़ावा देना है। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है ऋण गारंटी योजना को किस चीज़ के लिए है, तो ये निर्यातकों के लिए है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को 12 नवंबर 2025 को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई है। इसके तहत 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह कवरेज राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि पटेल @150 ये जो कार्यक्रम है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर। तो दिया है कि पटेल @150 कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती से संबंधित है। इस अवसर पर 150 रुपये मूल्य का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया। विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता के संदेश से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कितने रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो इसका सही जवाब है 100 रुपये का। देखिए तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य पर 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी हुआ और श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी पर जो है 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ। भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर 100 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया। इनका जो जन्म है ये 1926 ईस्वी में हुआ था और निधन 2011 ईस्वी में हुआ था। यह सिक्का प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय हाल ही में कहाँ खोला गया, तो काहिरा मिस्र में ये खुला है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है काहिरा में खोला गया है। इस संग्रहालय का नाम जो है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम है। इसमें लगभग 1 लाख कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। एक समय में इसमें 50 लाख दर्शक एक साथ भ्रमण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, काहिरा में स्थित विश्व का जो सबसे बड़ा संग्रहालय अभी हाल फिलहाल में खुला है, इसका क्या नाम है, तो इसका कन्फ्यूजन हो सकता है। नेशनल इजिप्शियन म्यूजियम ये है, ग्रेट नील म्यूजियम, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम और कायरो हेरिटेज म्यूजियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। तो देखिए विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय का नाम ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम है। मिस्र के ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। यह संग्रहालय आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। नेक्स्ट देखिए QS एशिया रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है, तो इसका हो जाएगा IIT दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को हम लोग इससे ऊपर भी देखें। QS एशिया रैंकिंग 2026 में भारत में प्रथम स्थान पर IIT दिल्ली का स्थान आया है। QS एशिया रैंकिंग 2026 एशिया की लगभग 1500 से अधिक विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया।
एशिया के स्तर पर IIT दिल्ली जो है इसका रैंक 59 रहा है, 59वां रैंक है। QS एशिया रैंकिंग 2026 के शीर्ष 3 एशियाई देश कौन सा है? एशियाई विश्वविद्यालय, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ये जो है रैंक 1 पर है। पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का रैंक 2 पर है। और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ये 3rd रैंक पर है, जो कि सिंगापुर में है। चलिए उसके बाद QS एशिया रैंकिंग 2026 का जो टॉप 50 है उसमें भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। QS एशिया रैंकिंग 2026 टॉप 100 में भारत का 7 संस्थान शामिल है। और दूसरे स्थान पर जो है IISc बेंगलुरु का स्थान है, जिसका रैंक जो है 64वां है। तो चलिए इस तरह से देखिए, अब नेक्स्ट जो इससे पीछे का जो मंथ है दिसंबर 2025 का, वो भी आपका जो कंटेंट है बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी कवर करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन जो 2026 के जनवरी का है उसको कंप्लीट हम लोग कवर किए हैं। लगभग सारा ही जो टॉपिक है उस पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गया। उसके एक्सप्लेनेशन में हर एक वो पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी उसमें मैं शामिल करवा दिया हूँ। मतलब आपका ये कंप्लीट पैकेज है इस एक मंथ के करंट अफेयर्स का। अगर आप इसको रिसेंटली अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप पीछे का जो भी अब वीडियो आएगा दिसंबर 25, नवंबर 25, इस तरह से आप उसको भी देखिए और निश्चित रूप से इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा तो आगे एक इंस्पिरेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने का। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसमें अगर कुछ कमी पाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जो कमी बताएंगे या कुछ डिमांड करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको फुलफ़िल करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।